सो हेलो एवरीवन। भाई फाइनली वो वाला वीडियो मिल गया है जिसकी अपन बात कर रहे थे। इसमें मतलब अपन जैसे क्या करेंगे कि बेस्ट 50 क्वेश्चन तो रहने ही रहने वाले हैं। इनके साथ में अपन क्या करेंगे कि जैसे एक्स्ट्रा कंसेप्ट बहुत सारे रिवाइज कर लेंगे। तो मतलब आपको ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई मैं रिवीजन कैसे करके जाऊं, इतनी सारी मैथ से कैसे होगा। जो मेन मेन चीजें हैं या फिर बहुत ज्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चंस होते हैं वो सारे करवा दूंगा। सहारा अपन ने टेक्स्ट बुक का लिया है, जो अभी मेगा लाइव टेस्ट हुए थे, 5 हुए थे शायद। उनके बेस्ट सवाल मैंने निकाले हैं। उनसे अपन को मतलब नहीं रहेगा, अपन ऑब्वियसली जो चीजें रिवीजन वाली हैं उन पे फोकस करेंगे। कोशिश करना बेशक चाहे 2x पे लो, पूरी क्लास कंप्लीट करने की कोशिश करना। ठीक है भाई, स्टार्ट कर लेते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन से। देखिएगा इसमें क्या बोला है। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर एम और एन। अच्छा, और एक कोशिश ये करना कि हर एक क्वेश्चन मेरे से पहले कुछ सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, मजा आएगा। देखिएगा भाई, बाकी लास्ट तक बने रहेंगे तो अपने आप मतलब कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर एम और एन, उस पे पॉइंट्स हैं। तो मतलब ये बनाया अपन ने ट्रायंगल पी क्यू और आर। इस पे एम और एन दो पॉइंट्स हैं, तो ये एम हो जाएगा, ये एन हो जाएगा। एम एन पैरेलल है क्यू आर के। इसने बोला है एम एन रेशियो क्यू आर दे रखा है, मतलब ये 4 है, ये 11 दे रखी है। रेशियो पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एम एन और ट्रपीजियम इसका। तो भाई देखो कैसे निकालेंगे अपन। आसान है ये चीज बहुत ज्यादा। कि मैं अगर मान लो इस ट्राइंगल का अब एरिया निकालना चाहता हूं साइड से, तो मैं 4 का स्क्वायर करके 16 इसका एरिया निकाल सकता हूं। पूरे बड़े का निकालना चाहता हूं तो 11 का स्क्वायर करके 121 निकाल देंगे। पर उसने तो अपन को छोटे वाले ट्राइंगल का रेशियो 121 के साथ नहीं पूछा, ऑप्शन दे रखा है, बच्चे करके भी आएंगे। भाई 121 पूरे ट्राइंगल में से छोटे ट्राइंगल का घटा दूंगा तो ट्रिपीजियम का बच जाएगा। तो 121 में से 16 जाएगा, लिख देता हूं यहाँ पे, तो 105 आ जाएगा। 16 रेशियो 105 आंसर बन गया। ये सही है, आसान चीज थी, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब देखो ध्यान से चीजें समझना। मान लो ये ट्राइंगल है एबीसी और ये ट्राइंगल है डीईएफ। अब इसमें अपन को खास चीज जो रिवीजन वाले ध्यान में क्या रखनी है कि जब भी अपन को ऐसे दो ट्राइंगल्स मिलते हैं और वो दोनों सिमिलर दिए हुए हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं, इनकी साइड का रेशियो एक तो बराबर कर सकते हैं। कि भाई जैसे ए बी के नीचे डीई आ जाएगा, बराबर में बी सी के नीचे ई एफ आ जाएगा, बराबर में ए सी के नीचे डी एफ आ जाएगा। पर ये भी बराबर होता है किसके, इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया के रेशियो के, पर उसमें अंडर रूट लगेगा। बस ये ध्यान रखना है कि एरिया ऑफ एबीसी अपॉन में एरिया ऑफ डीईएफ। या फिर अगर आप एरिया के बराबर लिखना चाहते थे तो इनका स्क्वायर कर देते, वो बात एक ही है। ये स्क्वायर इधर लगा दो चाहे रूट लगा दो, एक ही मैटर है। तो अब कितने क्वेश्चन अपन ने देखे हैं इस चीज पे रिपीट होते हुए, ये वाली चीज बहुत काम किया। तो अब जैसे ये अपन ने रिवाइज कर लिया, अब अपन को कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से अपन हर एक के क्वेश्चन में कुछ ना कुछ देखते हुए चलने वाले हैं। ठीक है भाई, और सेकंड नंबर पे स्लोप ऑफ लाइन बताना है जो पास कर रहा है इस पॉइंट से। स्लोप निकालने का फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है, y इज इक्वल टू, या फिर m लिखते हैं अपन स्लोप को, m ज्यादा बेटर रहेगा, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है भाई, फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं -7 -5, और फिर क्या आ जाएगा 4, और माइनस तो फॉर्मूले वाला आएगा, फिर -2 आ जाएगा। ये बन गया -12 और ये बन जाएगा 6, यानी आ जाएगा -2 का स्लोप। मतलब कि ये वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। समझने वाली बात क्या है कि दो फॉर्म होते हैं अपने। एक तो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला, इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, इसमें m स्लोप होता है। एक वो वाला फॉर्म होता है जिसमें अपन पॉइंट्स को रखते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। ठीक है, अब यहाँ पे m की वैल्यू नहीं होती है तो ऑब्वियसली अपन यही वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 वाला। अब यहाँ पे ये दोनों चीजें तो ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मान लो एक क्वेश्चन आएगा, इसमें अपन को क्या पूछ लिया जाता है, भाई दो पैरेलल लाइंस हैं, उनका स्लोप के बारे में बात कर लेगा। तो पैरेलल लाइंस के अंदर क्या होता है, और एक कंसेप्ट होता है फिर परपेंडिकुलर लाइंस का। इनमें स्लोप की बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखनी है। पैरेलल लाइन में तो स्लोप हमेशा बराबर रहेगा, m1 इज इक्वल टू m2, आसान है। पर परपेंडिकुलर लाइन में क्या होता है कि m1 इंटू m2 जो दोनों का स्लोप है उनका प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। ये चीजें अपन को ध्यान रखनी है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो एक लाइन है जैसे कि 4x प्लस 3y और इज इक्वल टू 8। अब भाई इस लाइन का मेरे को स्लोप निकालना है, मैं कैसे निकालूंगा, इस फॉर्म में लेके आ जाओ इसको। तो देखो क्या होगा, 3y इज इक्वल टू 4x उधर जाके माइनस का बन गया, 8 पहले से था, 3 को डिवाइड में भेज दो, y इज इक्वल टू -4/3x और प्लस में 8/3। अब देखो कंपेयर करो, y इज इक्वल टू mx प्लस c, m की वैल्यू -4/3, समझ में आ रहा है, मतलब m आ गया माइनस में 4/3। तो अगर अब मुझे
इस लाइन के पैरेलल कोई लाइन लिखनी है तो मैं उसका स्लोप यही ले लूंगा, पर अगर परपेंडिकुलर लिखनी है तो क्या करेंगे, ये नहीं करना है, फॉर्मूला ध्यान नहीं रखना है, छोटी सी चीज बताई हुई है, इसका रेसिप्रोकल करो यानी 3/4 बनाओ और इसका साइन बदल दो, माइनस की जगह प्लस कर दो। अब ये फॉर्मूले में रख के निकालोगे तो भी यही आएगा, डायरेक्टली भी यही आएगा, आसान चीज है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, आ जाओ 4 नंबर पे। ये बोल रहे हैं फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट पी दो टेंजेंट हैं पीए और पीबी डाली गई हैं, तो ये पीए हो जाएगी, ये पीबी हो जाएगी। अब ये क्या बोल रहा है कि लेंथ ऑफ पीए दे रखी है 12, लेंथ ऑफ पीबी अपन से पूछी है। सबसे आसान थ्योरम है सर्कल वाले चैप्टर की कि किसी भी बाहर एक पॉइंट से टेंजेंट डाली जाती है तो उनकी लेंथ हमेशा बराबर होती है, ये भी 12 ही हो जाएगी, करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। समझने वाली बात इसमें क्या है कि 2-3 थ्योरम है उनको रिवाइज करवा देता हूं कि भाई जैसे एक सर्कल है उसमें 2 कोड है, तो ए बी और सी डी है, मान लो ये कोड, ये पॉइंट है पी, तो क्या होता है पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी बराबर होता है पी सी इंटू पी डी के, ये तो आसान है। पर एक और थ्योरम होती है जिसमें सीकेंट आ जाती है, तो मान लो इस तरीके से है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो यहां क्या बनेगा कि ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी इंटू बी डी। इसमें क्या ध्यान रखना होता है, पहले ये छोटा फिर ये पूरा बड़ा आता है, बस ये ध्यान रखना है, तो बी सी इंटू बी डी के ये बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आओ 5 नंबर पे, अप्रोक्सीमेट केजीज ऑफ शुगर कोस्टिंग 45 पर केजी मिलाई जाती है 25 केजी ऑफ शुगर कोस्टिंग 32 वाले के साथ में, मतलब 45 के साथ में 32 वाली मिलाई जाती है। ऑब्वियसली अपन इसमें एलिगेशन का क्रॉस मेथड लगाने वाले हैं। ये बोल रहा है 15% गेन होता है 43.70 में बेचने पे। अरे तो भाई पहले मैं निकालू तो सही, क्योंकि देखो ये क्या बोल रहा है कि यहां सीपी है, यहां सीपी है, पर ये इसने एसपी दे दिया यहाँ पे, वो तो लिख नहीं सकते, सीपी निकालना पड़ेगा। तो मान लो कोई 43.70 रुपए की चीज है, उस पर मेरे को 15%, एक चीज ध्यान रख लेना बस, सीपी होता तो यहाँ पे मैं लिख देता 115/100, पर ये एसपी है तो पहले ऊपर 100 आएगा और नीचे 15% का गेन 115 आ जाएगा। 1 पॉइंट से 1 जीरो उड़ गया, 5 से काट लो 23 बार, 5 से काट लो 2 बार, 23 से कटेगा 1 बार, फिर बचेगा 207, तो 23 से 19 आ जाएगा, 19 दूनी 38 आ जाएगा। ठीक है भाई, 38 से इधर लिखेंगे 7 आएगा, 38 से इधर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसने क्या दे रखा था मेरे को, देखो 25 केजी ऑफ शुगर दे रखी थी 32 रुपए किलो वाली, तो 7 का मान इसने 25 दे रखा है, 6 का मान इसने मेरे से पूछा है, यही तो पूछा है ना कि कितनी मिलाई जानी चाहिए। देखो हाउ मेनी अप्रोक्सीमेट केजीज ऑफ शुगर, और अप्रोक्सीमेट है ये देख लेना, मतलब 25 जो वैल्यू है वो 7 की है, मेरे को 6 की वैल्यू निकालनी है। ये बनेगा 150 बटे 7 करेंगे, लगभग 21 के कोई एक वैल्यू आएगी, क्योंकि 21 इंटू 7 करते हैं तो 147 होता है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाए। ठीक है भाई, बहुत इजी था। 6 नंबर पे आओ, रेगुलर टेट्राहेड्रन है जिसकी साइड 10 दे रखी है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट में 3a का स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना है, टोटल सरफेस एरिया का, टेट्राहेड्रन की बातें कर रहे हैं। क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 100√3 आंसर आ जाएगा, ये सही है। टेट्राहेड्रन के फॉर्मूला देखो एक बार सारे भाई, अगर इनको है ना आसान बना देता हूं, कम आने वाली चीज है, मान लो एक सिंगल फेस का निकालना है, तो अभी अभी जो अपन ने √3a² लिखा वही, बट डिवाइड बाय 4 कर दिया मैंने, क्यों, क्योंकि टेट्राहेड्रन कुछ कुछ इस तरीके का बनता है। देखना एक बार, टेट्राहेड्रन बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। भाई देखो, आप एक फेस ये रहा, एक फेस इधर रहा, एक फेस पीछे है और एक नीचे है, 4 फेस है, 3D में इमेजिन करना है इस फिगर को। तो भाई चारों का अगर a² इंटू √3 है, एक फेस का निकालना है तो 4 से डिवाइड कर देंगे। ये तो देखो सिंगल फेस का, ये टोटल सरफेस एरिया। स्लैंट हाइट निकालनी है, मान लो मेरे को ये वाली, तो ये होती है a√3/2, ठीक है। और अगर हाइट निकालनी है इसकी, मतलब एग्जैक्ट जो पूरी हाइट होती है जैसे अपन कोन में करते हैं, तो वो होती है a√6 और अपॉन में 3 आ जाएगा, इतना ही फर्क पड़ेगा बस। और वॉल्यूम के अंदर क्या होगा, वही a² आएगा, सॉरी a का क्यूब। एक चीज और भी नोटिस कर लेना, जब भी आप एरिया निकालोगे तो a² आएगा, सिंगल साइड जब अपन लिख रहे थे तो a लिख रहे थे, जब अपन वॉल्यूम लिखेंगे तो क्यूब आ जाएगा और √2/12 आएगा। ध्यान रखना इन चीजों को, अच्छा चीज है। और मतलब अभी जैसे इस बार अनएक्सपेक्टेड कुछ भी चीजें आ रही हैं, लेकिन लेवल इजी रखेगा तो पूछ सकता है इनमें से चीजें, देख लेना एक बार ये वाले फॉर्मूले। आओ आगे 7 नंबर पे, इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है, स्लोप दे रखा है, y इंटरसेप्ट दे रखा है। अभी अभी देख के आए थे पीछे, देखो जो रिवीजन करी वही चीज काम में आ रही है। y = mx + c, या फिर इससे भी ज्यादा बेटर मेथड है कि मैं इन्हीं को सिंप्लीफाई करके स्लोप पता लगा लूंगा और वही मेरा आंसर हो जाएगा। मैंने जब पूरा चैप्टर पढ़ाया था मैंने बोला था हर बार ऐसा एक ही ऑप्शन मिलने वाला है। देखो ये बनेगा 4x और प्लस में y = 2,
अब एक चीज बताओ, ये भाई उधर जाएगा तो माइनस का 4 नहीं बनेगा और वही अपना स्लोप हो जाएगा। बाकी किसी में भी देखो माइनस नहीं बन पाएगा 4 का, क्यों? क्योंकि देखो ये 3 दूनी 6 बनेगा, नहीं हो सकता। ये सिर्फ 2 है, नहीं हो सकता। ये 8 है, नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन है जो अपना आंसर देके जा रहा है। पूरा सोल्व करने की नीड भी नहीं है, इंटरसेप्ट फॉर्म में रखने की, कुछ नहीं करने की, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। 8 नंबर पे आओ। यहाँ पे एक्स्ट्रा बताने वाला जो भी था वो पहले बता चुका हूँ। 8 नंबर पे देख लो, x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी है 7। वैल्यू पूछ रहा है इस चीज की, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की। भाई पहले इससे मैं किस पे जाऊंगा? स्क्वायर वाली टर्म पे जाऊंगा। तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहां पे क्या होगा कि जब मैं 7 का स्क्वायर 49 लिखूंगा तो यहां ऐड होगा 2, 51। इससे इस पे जाते हैं तो। पर अब जब मैं पावर 4 पे जाऊंगा तो क्या होगा? इस बार 51 का स्क्वायर करेंगे लेकिन 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन, ये ध्यान रख लेना। ये कितना होता है? 2601 में से 2 जाएगा, 2599 बचेगा। ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें देखो क्या बोल रहा है, मनोज ने इन्वेस्ट किया सर्टेन सम इन अ स्कीम फॉर 2 इयर्स, जो उसको 15% कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट 8 महीने और 68 से, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन, कैसे करना है मैं बताता हूँ। भाई ये ऐसे बता रहा है कि 15% की रेट पे आपने 2 साल के लिए ब्याज पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा लिया, ठीक है। और ये बोल रहा है एक तो अपन एनुअली कैलकुलेट करें, एक अपन इसको 8 मंथ मतलब 8 मंथली कैलकुलेट करें, तब 68 रुपए उसको ज्यादा फायदा होता है। तो बोल रहे सम कितना इन्वेस्ट किया गया था, इजी है। कैसे करेंगे? 15% का 2 साल के लिए सीआई का इफेक्टिव रेट निकाल लो। इफेक्टिव रेट के लिए फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। तो 15 प्लस 15 30 और यहां पे आ जाएगा 2.25, यानी 32.25 इफेक्टिव रेट बनेगी। अब क्या होगा, ये क्या बोल रहा है? 8 मंथली कैलकुलेट कर रहा है, 8 महीने से। 8 को 12 से भाग लगाओ, 2/3 आएगा। क्या करते हैं भाई, जो रेट होती है उसको तो मल्टीप्लाई करते हैं इस 2/3 से और टाइम को डिवाइड करते हैं। तो 2/3 से डिवाइड करेंगे बेसिकली तो 3/2 बन जाएगा एक तरीके से। सिंप्लीफाई करो इसे, देखो ये बनेगा 10% और ये बनेगा 3 साल। मतलब अब मेरा एक नया क्वेश्चन बन गया कि 10% का 3 साल के लिए इफेक्टिव निकालना है। जिनको याद है 33.1 वो डायरेक्टली लिखेंगे, जिनको याद नहीं है वो 2 बार ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। पहले 10 और 10 पे लगाएंगे तो 21 आएगा, फिर 21 के ऊपर और 10 के ऊपर लगाएंगे तो 33.1 आ जाएगा। अब इसने क्या बोला है कि कोई एक पी प्रिंसिपल है, उस पे आप ये दोनों रेट से ब्याज लेते हो, इन दोनों का अंतर उसने 68 दे रखा है, इन दोनों का अंतर डायरेक्टली आप ही लिख दो। भाई कितना आएगा? देखो 75 और 85 आ जाएगा, 0.85 आ जाएगा। अपॉन में 100 करेंगे बराबर 68 दे रखा है, मैंने डायरेक्टली घटा के लिख दिया है। ये हटा दो, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, 17 पंजे 85, 17 चौके 68। सही कर रहा हूं, ठीक है। 5 से कटेगा 20 बार, 20 उधर जाके गुणा होगा, 8000 बन जाएगा। 8000 प्रिंसिपल आपने लिया होगा। इजी था क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 44 मैंगोज है, 121 एप्पल है, बनानास है, 11 एप्पल है। ये बोल रहा है इनको एक रो में अरेंज करना है कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स, और ईच रो के अंदर एक टाइप का फ्रूट होना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ रोज बताना है। देखो यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, लोगों के दिमाग में क्या आता है कि जब भी ऐसी चीज पूछेगा अपन डायरेक्टली इनका एलसीएम ले देंगे और आंसर आ जाएगा। बहुत ज्यादा अच्छी किस्मत रही होगी कि इनका एलसीएम जो 11 आ रहा है वो ऑप्शन में नहीं है। अगर 11 होता 90% बच्चे 11 को टिक करके आते, पर एक्चुअली में पता है ये 11 की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, ये ऐसे पूछ रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ रोज कितनी बनेंगे। वो ये नहीं पूछ रहा कि एक रो में कितने फ्रूट रखने वाले हैं अपन। नंबर ऑफ रोज जब भी पूछा जाता है तो इस 11 से आप 44 को डिवाइड करो, मतलब मैंगो के लिए 4 रो बनाओगे आप, बनाना के लिए 11 रो बनेंगी और एप्पल के लिए 1 रो बनेगी। यानी टोटल 11 4 15 और 1 16 रो बनाओगे आप, मतलब 16 आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ लेना इस चीज को। अगर ये पूछ लेता कि सिर्फ वो ये पूछता कि कितनी अपन फ्रूट्स को रख सकते हैं, जब आ जाता 11 आंसर। ठीक है भाई, 11 नंबर पे आओ। प्राइस ऑफ पेट्रोल है वो 84 पर लीटर है और केरोसिन की इतनी है। ठीक है, 84 अभी अभी बता के आया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मिलाने वाला, आपको हर बार एलिगेशन का क्रॉस मेथड लगाना है। यहाँ 39 लिख दो। अब ये बोल रहा है प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग द मिक्सचर इज 90 पर लीटर इज 20%। तो पहले ये देखो प्रॉफिट से मेरे को निकालना पड़ेगा पहले सीपी, फिर मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। तो 90 इंटू में 100 और अपॉन में 120, पहले सिंप्लीफाई करते रहना खुद सारे के सारे चीजें। 90 से काट देंगे, सॉरी 30 से काट देंगे 3 बार, 30 से 4 बार, 25 बार, 75 आ जाएगा। एक से छोटा एक से बड़ा, इधर घटाएंगे 9 आएगा, इधर घटाएंगे 40 से 35 और एक 36 आएगा,
मतलब 4:1 के अंदर पेट्रोल और केरोसिन को लेना पड़ेगा मिक्सचर के लिए, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। आओ 12 नंबर पे। एक क्लोज पॉलीगन है जिसकी 6 साइड है, वन ऑफ इट्स एंगल इज 30 डिग्री। पहले पॉलीगन के बारे में चीजें बता देता हूँ भाई। पॉलीगन के अंदर 3 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, हमेशा ध्यान का रखना है कि भाई अगर मेरे को इंटरनल एंगल का सम की बात कर रहा है तो n-2 गुणा 180 होता है इंटरनल का सम, और पर्टिकुलर अगर साइड्स निकालनी है तो फिर क्या होता है, वो फॉर्मूले n से बस डिवाइड होते जाते हैं। एक्सटर्नल का सम हमेशा 360 डिग्री होगा, एक्सटर्नल से साइडें निकालनी है तो भी 360/n, और डायगोनल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू में n-3 और अपॉन में 2। आसान सा फॉर्मूला है। पीछे आओ, ये क्या बोल रहा है, एक क्लोज पॉलीगन है जिसकी 6 साइड है, एक एंगल 30 बड़ा है बाकी 5 बराबर एंगल से। बाकी 5 बराबर एंगल को तो x मानोगे तो 5x हो जाएंगे, ये वाला x से 30 बड़ा है। ठीक है भाई। तो ये बोल रहा है वैल्यू ऑफ इक्वल एंगल्स बतानी है, मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है। भाई इसको मैं बराबर किसके रखूंगा, 6 वाला साइड वाला फिगर के अंदर सम क्या बनेगा, 6 - 2 गुणा 180, यानी कि 4 गुणा 180, मतलब क्या आ जाएगा 720। अब देखो ये 6x बनेगा, 720 में से 30 जाएगा 690 बनेगा, x की वैल्यू 115 आएगी, और x से मेरे बराबर वाले एंगल थे, उसने वही पूछा है, वो मेरा आंसर 115 आ गया। मतलब अगर पॉलीगन के मेरे को 3 फॉर्मूले ध्यान में है तो मैं कोई भी क्वेश्चन पॉलीगन का इजीली सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। ठीक है भाई। आओ 13 नंबर पे। AB और CD पैरेलल कोड्स हैं एक सर्कल की। ये एक सर्कल बनाया, ये AB बना दी, ये CD बना दी, AB CD। रेडियस 13 दे रखी है, रेडियस मान लो यहां बना लेते हैं 13। AB की वैल्यू 10 है, ऑब्वियसली इससे छोटी ऊपर बनाई है, सही है। CD की वैल्यू 24 है, भाई यहाँ 26 बनेगा, यहाँ 24 बनेगा, ये भी काम बन गया, सही है। डिस्टेंस बिटवीन देम पूछ रहा है और बोथ कोड सेम साइड पे। बहुत इजी है, देखो मैं बताता हूँ क्या करना है। तरीका क्या होगा कि भाई मैंने यहां से पकड़ के इसको मिलाया, ये रेडियस 13 होगी। अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर डाल देता हूं कोड के ऊपर तो ये 90 डिग्री पे इसको बाइसेक्ट करता है, पूरी 10 थी तो इधर 5 बचेगी, इधर 5 बचेगी। अगर मैं पाइथागोरन ट्रिपलेट लगाऊं तो ये 5 है, ये 13 है, तो ये 12 आ जाएगी, पर 12 आंसर नहीं है, ऑप्शन में भी नहीं है वो। तो अब आएगा आंसर अगले स्टेप में। करना क्या है, इस वाली को भी मिला दो यहां। अब मैं इसमें फिर से ट्रिपलेट लगाऊंगा, यहां पे देखना, बनाने की कोशिश करूंगा ऑब्वियसली। पूरी चॉइस थी भाई, यहां 12 है, यहां 12 है, रेडियस तो 13 ही है, मतलब ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब देखो पूरी 12 आई थी, ये 5 आ गई। उसने मेरे से इन दोनों के बीच की दूरी पूछी थी, 12 में से 5 घटा के 7 बता दूंगा, 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। शानदार क्वेश्चन था, पता नहीं कितना बड़ा बन जाता है ये, लेकिन छोटा सा अपन ने डायग्राम के अंदर ही सिंप्लीफाई कर लिया और मजा आ गया देख के। इस डायग्राम से 2-3 चीजें और बता देता हूँ कि मान लो आपको एक तो सबसे इंपॉर्टेंट यही ध्यान रखना है कि भाई सर्कल के सेंटर से अगर अपन कोड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये इसको हमेशा बाइसेक्ट करती है, बहुत हेल्पफुल चीज है। एक ही ध्यान रखना है कि भाई डायामीटर से अगर अपन कोई भी एंगल सर्कमफ्रेंस पे बना रहे हैं कहीं भी, तो वो हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है। एक दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि कोई भी एक, मान लो मेरा ये देख लो, जैसे कि ये आर्क है या फिर एक कोड ले लो, एक ही चीज है, ये हमेशा सर्कमफ्रेंस पे इक्वल एंगल सबटेंड करेगी, चाहे आप किधर की साइड भी बनाओ। मान लो मैं इसको यहां भी बनाऊंगा ना, ऐसे देखना, आप दूसरे कलर से दिखाता हूं, ये अगर यहां भी बनेगी तो भी ये और ये एंगल सेम होंगे, क्योंकि वो कोड एक ही है, ये हमेशा सबटेंड इक्वल एंगल करती है। इसके साथ में एक और चीज कि सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होता है वो सर्कमफ्रेंस वाले का डबल होता है। मान लो ये x है तो ये हमेशा 2x बनेगा। और ये कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई कोड है या नहीं है, नहीं होगी तो भी वो चलेगा, वो आर्क से भी सेम ही बनता है। ठीक है भाई। आओ 14 नंबर के क्वेश्चन पे। सम ऑफ दो नंबर बताना है, उनका डिफरेंस 68 है, मतलब x - y = 68 दे रखा है, और क्वोशिएंट 5 है, जब बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड किया जाता है तो x/5 करते हैं ना, तो y आता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा, देखना भाई। y की वैल्यू x/5 है, यहाँ रख देते हैं, x - x/5 = 68। ये बनेगा 4x/5 = 68, मतलब कि 4 से 68 17 बार कटेगा, x की वैल्यू 85 आ जाएगी। यहाँ 85 रखेंगे, बटे 5 करेंगे, y की वैल्यू 17 आ जाएगी। इसने मेरे से क्या पूछा है, दोनों का सम पूछा है, 85 को 17 को जोड़ेंगे 102, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ के बताना है, 102 आ गया। ठीक है भाई। आओ 15 नंबर पे। इसमें क्या बोल रहा है, a इज 20% ऑफ c, मतलब a जो है
वो 20% है, मतलब 1/5 ऑफ सी है, वो सी को यहां लिख दो। बी इज 25% ऑफ सी, तो बी बटे सी बराबर 25/100 कर दो या 1/4 कर दो। अब देखो सी यहां 5 है, सी यहां 4 है, सेम बनाओ इसे। तो कैसे करेंगे भाई, इसको 4 से गुणा कर दो तो 4/20 बन जाएगा, इसको 5 से गुणा कर दो 5/20 बन जाएगा, दिक्कत कोई नहीं है, ठीक है। व्हाट परसेंट इज ए ऑफ बी, ए बी का कितना परसेंट है, ए बी का कितना परसेंट है, निकालने के लिए 100 से गुणा, भाई 80% है, 80 आंसर आ गया। ठीक है, आ जाओ 17 नंबर पे, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। पहले प्रिज्म के सारे फॉर्मूले समझो, ठीक है। प्रिज्म बहुत इंपॉर्टेंट फिगर होता है। देखो इसके अंदर क्या क्या होता है कि मान लो मेरे को प्रिज्म का निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। क्या होता है एल से या सी से कि आप है ना इसका जो बेस है उस बेस का क्या निकाल दो, पेरीमीटर निकाल दो, और उस पेरीमीटर को हाइट से गुणा कर दो। समझो कैसे मैं बता रहा हूं कि भाई एक आकृति ले लेते हैं, कोई भी रैंडम, मतलब मैं सिलेंडर भी ले लेता हूं, वो भी एक तरीके का है तो प्रिज्म ही ना, ठीक है। सिलेंडर ले लिया अपन ने, इसका मान लो मैं बेस का सरकमफ्रेंस निकाल देता हूं। अब उस सरकमफ्रेंस से मैं क्या करता हूं कि उसके ऊपर एक और, जैसे ऐसा समझो कि एक रिंग है, अंगूठी है, उसके ऊपर एक और अंगूठी रख दी, एक और रख दी, एक और रख दी, ऐसे रखते गए ऊपर तक पहुंच गए, तो पूरा बन गया ना अपना एलएसए। तो वो मैंने कैसे बनाया कि बेस का पेरीमीटर लिया और उसमें हाइट से मैं, मतलब हाइट 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 लेता गया, वो पूरा हाइट से गुणा कर दिया। ऐसे ही मान लो मेरे को टीएसए निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, टीएसए में एलएसए तो आएगा ही आएगा, लेकिन उस एलएसए के साथ में ऊपर बेस का और इसका एरिया और ऐड हो जाता है। तो यहां क्या आ जाएगा, एलएसए और प्लस में मान लो 2 हैं तो 2 का कर देंगे, पर अपने जो प्रिज्म बनता है उसमें तो एक ही आता है ना, तो सिर्फ बेस का एरिया लिख देंगे। प्रिज्म थोड़ा सा इस तरीके से बनता है। और वॉल्यूम अगर अपन को लिखनी है तो क्या करेंगे, बेस का एरिया लेंगे और उसमें क्या करेंगे, हाइट से गुणा कर देंगे। यहाँ पेरीमीटर लिया था, ध्यान देना भाई। मान लो मैं बेस का एरिया लिख लेता हूँ πr² एक सर्कल का, उसमें हाइट से गुणा कर देता हूँ। तो देखो सिलेंडर में πr² चाहिए होता है, वही यहाँ पे करना है। अब देखो क्वेश्चन पे आओ कि वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म अपन को बतानी है, बेस इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो भाई वॉल्यूम क्या हो जाएगी, बेस का एरिया लिखो √3/4 साइड का स्क्वायर और उसमें हाइट से गुणा कर दो। अब ये फॉर्मूला मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। हाइट इसने 12 दे रखी है, लिख दिया, और साइड ऑफ ट्रायंगल 8 है, तो देखो √3/4, 8 का स्क्वायर मतलब 64, 4 से 64 कटेगा 16 बार, 16 इंटू 12 करेंगे और √3 आ जाएगा, 12 छिके 72 और 12 एकम 12 और 7 19, 192 √3, यानी कि जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो ये प्रिज्म के बारे में ये तीनों फॉर्मूले ध्यान रखना, बहुत हेल्पफुल चीज है, क्वेश्चन पक्का मिलेगा एग्जाम। आओ 18 नंबर पे, ये बोल रहा है 111 की पावर 2024 को 112 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बताओ। भाई इससे एक कम है, यानी -1 देगा रिमाइंडर, लेकिन पावर जब भी -1 की इवन होती है, लिख देता हूं -1 की पावर इवन है जब तो +1 आ जाएगा, -1 की पावर ओड है तो -1 ही आ जाएगा, यानी 1 आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, 19 नंबर पे आते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, आसान सा अलजेब्रा का फॉर्मूला है, a³ - b³ अपॉन में a² प्लस ab और प्लस में b² की फॉर्म है ये। तो आप पता है a³ - b³ को लिख सकते हो a - b इंटू में a² प्लस ab और प्लस में b², ये इससे कट जाता है तो ये डायरेक्टली a - b आ जाता है। और यहाँ पे एक और फॉर्मूला बनता है इसी के साथ में, a³ प्लस b³ वाला। इसमें क्या होता है, देखो a² माइनस ab प्लस b² आता है, और इसमें भी आप डायरेक्टली a प्लस, भाई a माइनस हो तो माइनस कर देना, प्लस हो तो प्लस कर देना। इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, a² माइनस ab प्लस में b², क्या होता है ये इसके साथ कट जाता है, डायरेक्टली ये आंसर आ जाता है। यहाँ पे भी अपन ये करेंगे, 0.83 में से 0.1 घटाएंगे, 0.73, बिना पेन चलाए बिना आंसर निकाल सकते हैं अपन, धन्य वाली बात कोई नहीं है। 20 नंबर पे आते हैं, ट्राइंगल दे रखा है, सिमिलर एरिया ऑफ ट्राइंगल्स दे रखे हैं, जो पहले क्वेश्चन में कंसेप्ट रिवाइज करवाया था वही काम आ रहा है। देखो क्या करना है कि भाई एक ट्राइंगल है ABC और ये सिमिलर है ट्राइंगल XYZ के साथ में। सिमिलर में हाइट वाइट का फर्क नहीं होता है, कॉन्ग्रुएंसी में हाइट एंगल सब बराबर होता है, सिमिलर में बस दिखना चाहिए जैसा, हाइट वाइट से लेंथ से कोई फर्क नहीं है। इस वाले का एरिया 81 है, इस वाले का एरिया 25 है। BC की वैल्यू 10 दे रखी है, CA की वैल्यू 15 दे रखी है, XZ अपन से पूछा है। BC का कोई रोल नहीं है क्योंकि वो इस साइड का तो कोई मतलब नहीं है मेरे को। मैंने क्या बोला कि एरिया का रूट ले लो, वो साइड के रेशियो के बराबर आ जाएगा, यानी 9/5 मैंने रूट ले लिया है इन दोनों का, ये बराबर होगा 15 और बटे में जो मेरे को x निकालना है उसके। 3 से 3 बार, 3 से 5 बार,
25/3 आंसर आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी वैल्यू पूछी थी मेरे से, ठीक है भाई। अब देखो 21 नंबर पे क्या बोल रहा है कि मैन पावर डिक्रीज होने से प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री में 10% का डिक्रीमेंट आ गया। मतलब 100 अगर मान लो पहले प्रोडक्शन हो रहा था तो अब 90 ही हो रहा है। ये बोल रहा है कितने परसेंटेज से वर्किंग आवर्स को इंक्रीज किया जाना चाहिए कि ओरिजिनल प्रोडक्शन रिस्टोर हो जाए। इसमें कुछ नहीं करना होता, डायरेक्टली दोनों को इंटरचेंज कर दो कि मतलब 90 से 100 कर दो। अब देखो इनका ओवरऑल प्रोडक्ट सेम आएगा, मतलब जितना पहले हो रहा था उतना ही अब होने लग जाएगा। तो किया क्या मैंने 10 की बढ़ोतरी करी 90 के ऊपर, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, ये आ जाएगा 100/9, फ्रैक्शन होती है 11 से 1/9, एक हो जाएगा। बहुत ईजी था। स्फेयर ऑफ रेडियस अपन को बतानी है, दे रखी है 14, मेल्ट एंड रिकास्ट है। एक ही चीज ध्यान रखनी है, मेल्ट एंड रिकास्ट जब भी करेगा आपको वॉल्यूम को बराबर करना है, मतलब इक्वेट करना है एक तरीके से। देखो क्या करेंगे, ये बोल रहा है एक स्फेयर है जिसकी रेडियस इतनी है, स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर का क्यूब, मतलब 14 का क्यूब, यानी 14 × 14 × 14। आगे क्या करेंगे, ये बोल रहा है कि इससे एक कोन बनाया जाता है जिसकी रेडियस 7 है और हाइट h है। टोटल नंबर ऑफ कोन 32 बने हैं, तो हाइट पूछ रहा है भाई। इसको बराबर कर देंगे n का मतलब 32 कोन है, तो 32 इंटू कोन की वॉल्यूम 1/3 पाई आर का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर और इंटू h अपन को निकालना है। इजी कैलकुलेशन कर लेंगे, पाई/3 कट गया, 7 और 7 से 14 और 14 2 और 2 बार कट जाएंगे, 4 से 32 8 बार कट जाएगा, फिर 4 से 8 2 बार कटेगा, 2 से 14 7 बार कटेगा, हाइट की वैल्यू 7 आ जाएगी। लेकिन 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 देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर मीटर में पूछिए, इसको 0.07 बना देंगे, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 23 नंबर पे आ जाते हैं। एक बार से बोलो तो स्फेयर के और इनके फॉर्मूले रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। स्फेयर के अंदर अगर मेरे को सी एस ए लिखना है या टी एस ए लिखना है, एक ही होता है भाई, अलग अलग तो होंगे नहीं। क्या होता है 4 पाई आर का स्क्वायर, और अगर वॉल्यूम लिखनी है तो वो अभी अभी बताई थी 4/3 बन जाता है, पाई आर क्यूब हो जाता है। और अगर यहीं पे कोन के लिखने हैं तो देखो क्या होता है, अगर सी एस ए लिखना है तो आएगा पाई आर एल, ठीक है। अगर टी एस ए लिखना है तो क्या होगा, इसी पाई आर एल के अंदर पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा, यानी अगर ऐसा भी लिख सकते हैं पाई आर को कॉमन लेके एल प्लस आर, है ना। वॉल्यूम अगर लिखनी है तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर और एच तो आएगा, लेकिन कौन एक ऐसी आकृति होती है तो 1/3 लगाना जरूरी है। और कई की बार एल भी पूछ लेता है तो वो होता है डायरेक्टली अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। छोटे छोटे फॉर्मूले थे सारे और बेहद ईजी थे, काम के बहुत ज्यादा है, बहुत हेल्पफुल रहते हैं, कितने आसानी से क्वेश्चन को सोल्व करा देते हैं। 23 नंबर पे चलते हैं। एफिशिएंसीज ऑफ एबीसी इस रेशियो में दे रखी है, ये एक साथ मिलकर एक काम को 21 घंटे में करते हैं, ठीक है भाई। 21 घंटे में काम कर रहे हैं, 5 3 8 और 2 10 की एफिशिएंसी से, मतलब टोटल वर्क आ गया 210। ये बोले कितनी देर में बी अकेला इस काम का 40% कर देगा, ये 40% हो गया, और कर रहा है बी की एफिशिएंसी 3 है। आसान सी चीज है, 3 से 21 7 बार कट गया, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, 28 ले लेगा। मिनट घंटे जो भी है वो मेरे को मतलब नहीं है, 28 पे टिक कर दे। 24 नंबर पे आओ, कैलकुलेशन का सवाल है। इसमें भी एक चीज सिखाता हूं, ये भाई सबको पता है अपन को कि बोर्ड मास यूज करना है। पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होगा, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। पर इनके भी पापा जी होते हैं एक वी बोर्ड मास। वी का मतलब क्या होता है विनेकुलम। बहुत से लोगों को इसकी नॉलेज नहीं होती है और बहुत हेल्पफुल चीज है। विनेकुलम का मतलब होता है एक्चुअली में बार, यानी कि एक एग्जांपल देता हूं भाई, मान लो मेरे को दे रखा है 4 - 3 इंटू में 7। कायदे से आप पहले ये सोल्व करोगे 3 × 7, पर अगर मैं ये कर दूं ना 4 - 3 पे बार, तो पहले ये सोल्व होगा, यानी 1 आएगा, फिर 1 × 7 करके 7 आंसर आएगा। समझ गए इसका मतलब क्या होता है। हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं है पर मैंने दे दिया, आ सकती है, बहुत ज्यादा मतलब लाजमी चीज है आने की। अब इसको देखते हैं क्या बनेगा भाई, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 33/40 प्लस के अंदर 1/5, कुछ मल्टीप्लाई कर रहा है, माइनस में 4/5। पहले इसी को सोल्व करेंगे अपन, क्या आएगा देखो, ये बनेगा 10/8 यानी कि -3/8। इसके साथ गुणा होगा, पहली बात तो इसको प्लस बना देगा और 3/40 बन जाएगा, तो 4/5 और प्लस में 3/40। इसको भी 8 से गुणा कर लो, 32/40 यानी 35/40 आ गया। यहां लिख देता हूं 35/40, इसको हटा दो। अपने अपने हिसाब से कैलकुलेशन करने का तरीका होता है, कोई अलग अलग स्टेप्स में लिखता है, मैं डायरेक्टली यही करता जा रहा हूं। ये 7 बार कट गया, 7/40 आ गया, तो 33/40 माइनस प्लस 7/40 और -4/5।
इसको भी 8 से गुणा करके मैं हर बार डिनोमिनेटर को सेम बना लेता हूं ताकि एलसीएम ना लेना पड़े और कैलकुलेशन कम करनी पड़े। 8 से गुणा करेंगे 32/40 बन जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो 33 और 7 40, 40 में से 32 जाएगा, 8/40 मतलब 1/5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सही, इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। 25 नंबर पे आओ, 1 मिनट रुकिएगा बस। ठीक है, तो 25 नंबर में क्या बोल रहा है, एबीजी एक पार्टनरशिप बिजनेस में जाते हैं, इस रेशियो में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करो, पहले 12 से गुणा कर लेते हैं, तो 6:4:3 ये इस रेशियो में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि 4 महीने के बाद में ए ने विड्रॉ कर लिया 50% ऑफ हिज कैपिटल, मतलब उसने ये जो 6 रुपए थे ये 4 महीने रखे, 50% कैपिटल मतलब आधा, यानी 3 रुपए उसने विड्रॉ कर लिए, अब 3 ही रुपए बचे। वो कितने टाइम रखेगा देखते हैं। आफ्टर अनदर 8 months profit of इतना is distributed between them. A withdraws 50% of his capital and after another 8 months, यानी कि 8 महीने बाद में ये विड्रॉ कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट बांट लेते हैं, मतलब टोटल 4 और 8 12 महीने पैसा रखा है, ये 8 महीने तक रहा, ये 12, ये 12, कोई दिक्कत नहीं है। 20,240 रुपए को इन्होंने बांटा है। डिफरेंस पूछ रहा है बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड सी, बहुत ईजी है। देखो 6 चौके 24 और 24 यानी 48 रुपए रहे हैं इसके, इसके भी 48 रहे और इसके 12×3=36 रहे। काट लो 12 से, 4 4 3, ये वैल्यू सभी के प्रॉफिट की थी, 4 और 4 8 और 3 11 की। मेरे को निकालना किसका है, वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए, जिसकी। डिफरेंस बताना है ए और सी का, एक है इनका अंतर, तो एक की वैल्यू निकालनी है। 11 से इसको काट दो, 11 कम 11, 92 से 11 88, 44 के लिए 1840 रुपए आ जाएगा, ये सही आंसर है। इस चैप्टर में ध्यान रखने वाली बात क्या है कि एक फॉर्मूला होता है आपका प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ये फॉर्मूला ध्यान में रखा, कुछ भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसी क्वेश्चन में मान लो क्या पता टाइम ना देके टाइम का रेशियो पूछ लेता, तो कुछ नहीं करना होता, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट करो, इजीली टाइम आ जाएगा। और सच में इसी एक फॉर्मूले से अपन 1 से 2 क्वेश्चन इजीली पेपर में आते ही आते हैं और बहुत अच्छा नंबर गेन करवा के जाता है ये। ठीक है, तो छोड़ना मत, इसको जरूर करके आना। और एक चीज और बता देता हूँ, कंफ्यूजिंग लग सकता है बहुत बार, मार्क फॉर रिव्यू कर देना पहली बार में दिक्कत लगे तो, पर करके जरूर आना इसको। ठीक है भाई, आओ 26 नंबर पे, फ्रस्टम पे आ जाते हैं। फ्रस्टम के फॉर्मूले देख लो भाई एक बार। फ्रस्टम ऑफ अ कोन के अंदर अगर स्लैंट हाइट निकालनी है, देखो मैं इनको है ना आसान बनाता हूं आपके लिए। भाई मेरे पास में जब कोन होता है तो एल निकालते हैं तो h² + r² करते हैं अपन। इसमें क्या है, देखो सेम है अंडर रूट तो है, h² भी है, बस r की जगह इसने r - r कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बात नहीं है। CSA में उसमें क्या होता है, πr/l होता है, कंपेयर करके बता रहा हूं मैं, तो पाई और एल सेम रहा, बस r + r कर दिया, दिक्कत कोई नहीं लगी। फिर देखो TSA में मैंने क्या बोला था कि πr/l तो आएगा ही आएगा, बस आप क्या करते हो πr² ऐड कर देते हो। इसने पाई कॉमन निकाल लिया तो r + r × l और r² + r² कर दिया, इसने बात एक ही है। फिर देखो भाई कि 1/3 πr² h होता है वॉल्यूम के अंदर उसमें, तो 1/3 पाई और h तो सेम आया, r² की जगह ये चेंज कर दिया। सिर्फ वो हर बार r के साथ में खेल रहा है, बाकी सब कुछ सेम रख रहा है। अपन अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ कोन 8 है, रेडियस दे रखी है ऊपर की 6, बॉटम की 12, वो कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है। CSA का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, पाई और l और ब्रैकेट में r + r ऐसे आ जाएगा। तो भाई पाई तो मैं रख दूंगा, पाई के साथ में ही है सारे आंसर। l की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी, r + r रख देते हैं, 12 और 6 18 आएगा। एक दिमाग तो ये भी लगा सकते थे कि जो भी आंसर होगा वो 18 का मल्टीपल होगा, पर बहुत सारे ऑप्शन है तो l निकालना ही पड़ेगा। अब l कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में h का स्क्वायर करो यानी 64, और अब क्या कर दो प्लस में इसमें r और r दोनों को घटाओ, 12 में से 6 गया 6, 6 का स्क्वायर 36, ये 100 बन गया, मतलब l 10 आ गई, यानी यहाँ 10 रख दो, 180 पाई आपका आंसर हो जाएगा। जो मैंने आगे फॉर्मूले बताए थे वही काम में लिया, कुछ नया किया नहीं है, आसान आसान फॉर्मूले हैं, 2-3 बार पढ़ोगे दिमाग में बैठ जाएंगे। कंपेयर जरूर करना कौन वालों से, ताकि और आसानी से याद हो पाए। आओ आगे 27 नंबर पे, एक मनी लेंडर है, 13,000 रुपए देता है 30% 3 साल के लिए। इसमें पूछ क्या रहा है कि डिफरेंस पूछ रहा है इंटरेस्ट अर्न्ड बाय द मैन इन सेकंड ईयर एंड द इंटरेस्ट अर्न्ड बाय मैन इन थर्ड ईयर ओनली। बहुत इजी है, ट्री मेथड लगाता हूं मैं जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो हर बार जरूरी नहीं है वो फॉर्मूले से ही क्वेश्चन करे। 13,000 के ऊपर पहले 30% का इंटरेस्ट लगेगा, 1 साल की बात कर रहा हूं, तो भाई 3900, 3900 और 3900। फिर अगले साल सेकेंड ईयर के अंदर भी 30% का ब्याज लगेगा, इसका 30% निकालेंगे, 2 जीरो कट जाएगा,
9 तिये 27 आएगा और 3 तिये 9, एक सेकंड 30% का लगाना है ना, 9 तिये 27 का 7, 2 कैरी लगी, 3 तिये 9 और 2 11, 1170 रुपये आ जाएगा। फिर अगले साल लगेगा इसके ऊपर 30% का ब्याज, तो देखो 7 तिये 21, 11 तिये 33 और 1 34, 341 आ जाएगा। उसने मेरे से पूछा है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का अंतर, ये हो जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं, 1 और 7 और 4 11, 11 13 14 और 1 15, 7 8 9 10, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने भाई? 7 तिये 21 का 1, 2 कैरी लगी, 11 तिये 33 और 2 35 आएगा, सॉरी 351 आएगा ना, तो ये बन जाएगा 1521 बन जाएगा, जो ये वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले साल का ब्याज है, ये दूसरे साल का है, ये तीसरे साल का है, सिर्फ अगर मेरे को फिर उनको ऐड करके बताना है तो जो अभी बताया वो, ये सेकंड ईयर का हो जाएगा पूरा, ये थर्ड ईयर का हो जाएगा, ट्री मेथड के अंदर सब पता है अपन को। 28 नंबर पे आओ, एवरेज स्कोर एक बैट्समैन का 62 इनिंग का 42 रन है। कल सेम क्वेश्चन सीएचएसएल के पेपर में आया था, वही सेम क्वेश्चन है, पहले इसको जो अटेम्प्ट करोगे आंसर आता है तो वेल एंड गुड है, नहीं आता तो अभी सीख लेना, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। जब भी हाईएस्ट और लोवेस्ट वाले का दे रखा होता है ना, बहुत इजी बनता है। 62 इनिंग का 42 दे रखा है, टोटल निकाल लो, तो 62 इंटू 42 कर लो, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 12 और 8 यानी 20, 24 और 2 26, 2604 आ गया टोटल। ठीक है, ये बोल रहा है कि हाईएस्ट और लोवेस्ट को अगर रिमूव कर देते हैं तो एवरेज 2 से डिक्रीज हो जाता है, मतलब एवरेज 42 से अब 40 बन जाता है सिर्फ 60 इनिंग का, क्योंकि इनिंग भी तो 2 कम हो गए ना, हाईएस्ट और लोवेस्ट हटाई तो ये 2400 आ गया। भाई इन दोनों का मैं अंतर ले लेता हूं, तो मेरे पास में हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट का टोटल बच जाएगा, कितना बचेगा 204, और इसने हाईएस्ट और लोवेस्ट का अंतर दे रखा है 196। मेरे से क्या पूछा है? हाईएस्ट पूछा है, हाईएस्ट पूछेगा तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दूंगा, लोवेस्ट पूछेगा तो दोनों को घटा के 2 का भाग लगा दूंगा, यही तरीका होता है। तो 6 4 10 यानी कि ये 200 बन रहा है, 200 का आधा कर देंगे, यानी कि सॉरी 400 बन रहा है, उसका आधा कर देंगे 200 आ जाए, जो ए ऑप्शन है वो सही। बाकी आपकी मर्जी है, आप इनको काट के ऐड करके एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कुछ भी लगाओ, आंसर आना चाहिए हाईएस्ट वाला 200। 29 नंबर पे आते हैं, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले की 1-2 बातें बता देता हूं। जब भी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन आएगा, आपको उस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से ही सिंप्लीफाई करना है, और भाई चाहे आपके पास में पैसा हो, चाहे वजन हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, हमेशा आप उसको रेशियो के फॉर्म में लिखोगे। जैसे मैं बताता हूं, भाई वो ये बोले कि 900 रुपए की चीज थी, उसे वो 1000 में बेच रहे, तो मैंने 900 रेशियो 1000 लिख दिया कि इधर खरीदने वाली इधर बेचने वाली। फिर वो बोलता है कि वो 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम ही दे रहा है, या फिर 850 ही दे रहा है, तो भी वही मैं इसको रेशियो में लिखूंगा 850 और 1000। प्रॉफिट लॉस में देगा कि भाई वो 20% फायदा कमा रहा है, तो 100 रुपए की चीज पे वो 20% फायदा 120 कमा लेगा। ये कितनी भी चीजें दे दे, आप इन्हीं इसी फॉर्म में लिखोगे, मतलब उनको ये लाइनें नहीं बनानी है, बस तरीका बता रहा हूं मैं। ठीक है, लाइनों हटा दो, तो अब इनको काटो, रेशियो बनाओ, सिंप्लीफाई करो। जैसे अभी मैं अप्लाई करता हूं, देखना, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, ठीक है, शुगर को 20 पर केजी में बेच रहा है, जो वो 15 में लाया था, तो देखो लाया 15 में, बेची 20 में, सही है। फिर वो बोले कि वो 850 ग्राम ही देता है 1000 ग्राम की जगह, यानी उसके खुद के तो 850 ग्राम के पैसे लगे, पर कस्टमर से 1000 के ले रहा है। रेशियो बना लिया मैंने, अब देखना काटूंगा इनको मैं, नहीं भी काटना तो इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, प्रॉफिट लॉस बता दो, वो कैलकुलेशन बड़ी पड़ती है, इसलिए मैं काट लेता हूं इनको। देखो कैसे काटेंगे, पहले एक बार ये हटाता हूं मैं, ठीक है, देखिएगा भाई, अब एक सेकेंड, ये देखो 0 से 0 काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 से काट दो 3 बार, 5 से काट दो 4 बार, कोई दिक्कत नहीं है, 85 को 3 से कर लो, तो या फिर और काटना चाहो तो काट लो, 5 से 17 बार, 5 से 20 बार, 17 × 51 बनेगा, 20 चौके 80 बनेगा। कितना फायदा कमा रहा है? 29 का फायदा, 29 का 51 पे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा। मैं इसको एक बार 50 मान के 2 बार काट के 29 दूनी 58 बता देता हूं, ऑप्शन पे चलता हूं, इससे जस्ट थोड़ा सा छोटा जो भी ऑप्शन होगा वही मेरा आंसर होगा, क्योंकि मैंने 51 को 50 बनाया है, तो जो ऑप्शन है 56.86 ये सही आ जाएगा। आसान चीज थी, कोई दिक्कत नहीं है। 30 नंबर पे आते हैं, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 1080। फॉर्मूला पीछे बता के आया था, n-2 गुणा 180 होता है, इसकी वैल्यू दे रखी है 1080, ये इससे कट जाएगा 6 बार। ये पूछ रहे हैं नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन बताओ, n = 8 आ गया, बेहद इजी चीज थी, कोई दिक्कत ही नहीं लगी। आगे चल लेते हैं, पॉलीगन के तो मतलब पहले बता चुका हूं मैं सारे फॉर्मूले, वापस बताने की कोई नीड नहीं है। इस क्वेश्चन पे आ जाओ,
इसमें क्या बोल रहे हैं, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को तोड़ के आप ऐसा बना सकते हो, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है, शानदार चीजें आ गई हैं सच में, बहुत कुछ रिवाइज हो जाएगा। और देखना जब एग्जाम में क्वेश्चन दोगे तो सच में ऐसा लगेगा कि ये कल ही देखा था, ये कल ही देखा था, सारे ऐसे लगेंगे, देखना, ठीक है। ये एक्सप्रेशन को कैसे तोड़ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में, और एक टर्म इसकी होती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में, ठीक है भाई। तो देखो ये बराबर ये दे रखा है, मतलब कि 21/256 को बराबर लिख सकता हूं 7/16 इंटू में, अब देखो इसके बराबर ये तो है, अब प्लस वाली टर्म बस बच गई, ये वाली टर्म, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाली टर्म बच गई। इसको ऐसे सोल्व कर लो, 7 से 21 3 बार, 16 से 16 बार, 3/16 आ गई। पर ये नहीं पूछा, एक्स वाई पूछा इसने, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एक काम करवा रहे हैं भाई, इसको लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और बराबर में 7/16, इसको लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर, ये आया 3/16। इसने मेरे से क्या पूछा, एक्स वाई की वैल्यू, तो घटा दो। अगर मान लो इनकी पूछता तो जोड़ देते, घटा दिया, ये तो कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, -2xy इज इक्वल टू आ जाएगा 7 - 3 यानी 4/16, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, क्या आ जाएगा 1/8, यानी माइनस का 1/8 आंसर आ जाएगा करेक्ट, ये माइनस उधर चला जाएगा। इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। 32 नंबर पे आते हैं। एक स्ट्रीमर है, वो डाउन स्ट्रीम जाता है एक पोर्ट से अनदर पोर्ट पे 4 घंटे में, मतलब डाउन स्ट्रीम का मतलब मेरे को बाद में निकलेगा, पहले मैंने डी दूरी मान ली, डी डिस्टेंस मान ली, 4 घंटे में कवर कर रहा है, और डाउनस्ट्रीम में स्पीड ऐड होती है तो x प्लस वाई आ जाएगा। सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम 5 घंटे में करता है, तो d/5 बराबर x माइनस वाई। लिखो भाई आगे क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 2 दे रखी है, स्ट्रीम की स्पीड हमेशा y होती है, बोट की स्पीड हमेशा x होती है। y 2 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, y 2 दे रखा है, सोल्व कर लो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, यानी पोर्ट्स पूछ रहे हैं, तो दोनों को d के बराबर कर दो, 4x प्लस 8 बराबर हो जाएगा 5x माइनस 10। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहां से डी की वैल्यू निकाली, यहां से डी की वैल्यू निकाली, दोनों को कंपेयर कर दिया, यानी यहां से x आ जाएगा 18। अब x 18 है, आंसर मत कर देना, ऑप्शन तो है भी नहीं। 18 और 2 20, 20 इंटू 4 80 बनेगा, डी की वैल्यू आ जाएगी 80 किलोमीटर, जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 33 नंबर पे चलते हैं, फालतू सा कैलकुलेशन का सवाल है। ये 1/9 बनता है, उसको काटेंगे तो 9 आ जाएगा, इसका रूट भी 9 बनेगा, तो 9 + 9 18 बन गया, ठीक है। यहां इस ब्रैकेट का मान 18 आ गया है। अब देखो ये बनेगा 9 दूनी 18, फिर से प्लस में ये बनेगा 16, 16 दिया 18 और -18, ये दोनों कट गए, 18 सिर्फ पूरे का मान 18 बच गया। कुछ गलत किया है, पक्का गलत किया है, कुछ ना कुछ तो। ऐसे में से कैसे काम चलेगा भैया जी, 9 दूनी 18, ये बनेगा 16 तिया 18, 16 तिया 48 बनेगा ना भैया जी, तो ये दोनों कटेंगे, 48 बच जाएगा, 48 और 1 49, 49 का रूट लेंगे, 7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 34 नंबर पे आ जाते हैं। ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, 15,000 रुपए और 30,000 रुपए लगा, 15,000 30,000। देखो ये फिर से वही क्वेश्चन है, पिछली बार जो रिवाइज करवाया था सेम ही, कि ए और बी प्रॉफिट बांटते हैं 1:5 के फॉर्म में। टाइम पीरियड पूछ रहा है, जो मैंने बोला था कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, देखो ये वही है। तो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है, ये क्या है, प्रॉफिट है, मेरे को टाइम पूछ रहा है, तो मैंने फॉर्मूला बताया था, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। टाइम निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इन दोनों को काट लो, रेशियो बना लो, 1:2 बन जाएगा। प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट करना है, 1/1 रेशियो 5/2 बनेगा, ये उधर भेज देते हैं, यानी दोनों का जो टाइम पीरियड है वो 2:5 में रहा होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आ जाओ 35 नंबर पे, इस साइड में पानी पी लेता हूँ फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है भाई। आ जाओ 35 नंबर में क्या बोल रहे हैं, रेशियो ऑफ कॉपर और गोल्ड फर्स्ट और सेकंड अलॉय में दे रखे हैं 3:4 और 2:5 के अंदर, 2:5। ये बोल रहे हैं 14 kg ऑफ फर्स्ट अलॉय मिक्स किया जाता है 21 kg ऑफ सेकंड अलॉय के साथ में, ठीक है। ये बोल रहे हैं रेशियो ऑफ कॉपर और गोल्ड बताना है न्यू मिक्सचर के अंदर। इजी है, कैसे करेंगे, आप सिर्फ कॉपर पे खेल लो, गोल्ड को भूल जाओ भाई। ये 7 है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 आएगा, यानी ये 6 बनेगा, और ये कितना बनेगा, 8 बनेगा। ये 7 से 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो देखो पहले वाला कितना हो जाएगा, 6 और 6 12, अगला 15 और 8 23, आंसर आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। 36 नंबर पे आओ, सीबीक्यू एंगल 70 दे रखा है, सीबीक्यू
बना लो इसे, 70 दे रखा है तो। BAC एंगल पूछा है, आसान सा क्वेश्चन है। तो इसमें अपन ने क्या पढ़ा है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होती है, अगर ये 70 है तो ये वाला भी 70 हो जाएगा। आंख बंद करके करने वाले। 37 नंबर देखो, दो लाइन दे रखी है, कट कर दी है एक पॉइंट पे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए बताना है। बहुत गजब का क्वेश्चन है। देखो भाई, एक फॉर्मूला बताता हूँ। किसी भी डिस्टेंस ऑफ अ लाइन अगर अपन को निकालना है ना, डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, तो वो कैसे निकालेंगे, उसका एक फॉर्मूला होता है, मोड लगाना है, मतलब हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा, दूरी पॉजिटिव ही आती है। ax1 प्लस by1 प्लस c, ये मैंने क्या किया है कि उस लाइन के अंदर वो पॉइंट रख दिया है, ठीक है, और अंडर रूट में नीचे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अभी काम आएगी ये चीज अपने, देखिएगा कैसे आएगी। तो देखो करेंगे क्या पता है, सिंप्लीफाई करने के लिए पहले इन दोनों लाइनों का जो कट कर रहे हैं ना ए पॉइंट पे, ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट, वो निकाल लो। कैसे निकालोगे, इस इक्वेशन को 4 से गुणा कर दो तो y और y कट जाएंगे। देखना 3 से इसको भी कर सकते थे, बात एक ही है, जो मन में आए ना, जो पहले दिखे वो अप्लाई कर देना चाहिए। 4 से गुणा करके लिख रहा हूँ, 12x माइनस 4y, 17 चौके 68। ये ऑलरेडी ऐसे की ऐसे लिख दो, x माइनस 4y इज इक्वल टू 13। x बोलना है, x नहीं बोलना है कभी, ठीक है। तो घटा लो इनको, माइनस प्लस और माइनस, ये कटेंगे, ये 11x आएगा, ये कितना आएगा 55 आएगा। x की वैल्यू कितनी आई, 5 आई, x की वैल्यू 5 आई, ठीक है। अब यहाँ 5 रखो, 5 उधर जाएगा, 8 आएगा, यानी y की वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब x और y मिल गए हैं, यानी मेरा जो पॉइंट है वो 5, -2 है। इस पॉइंट की दूरी बतानी है एक लाइन से या फिर एक अनदर पॉइंट से, जिसकी दूरी देखिए। अच्छा 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 अच्छा, ये नीड नहीं पड़ेगी भैया जी, पॉइंट से पॉइंट की दूरी ही बतानी है। तो पॉइंट से पॉइंट की दूरी तो डायरेक्टली अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, डी वाला, अंडर रूट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इन प्लस में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। आसान था, चलो कोई नहीं, रिवाइज हो गया, ये काम की चीज है, अच्छी चीज है, ध्यान रखना है इसको। ये कब निकालते हैं, जगह है क्या, चलो है, बता देता हूं। मान लो एक पॉइंट दे रखा है, एक लाइन दे रखी है, पॉइंट है a, b, इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है आपको, कुछ भी बोल दो, x, चलो एग्जाम्पल क्या अपन लिख ही लेते हैं ना, क्या दिक्कत जा रहा है, अपना बोर्ड अपना टाइम सब कुछ अपना है। देखो पॉइंट लिख लेते हैं 4, 3, एक लाइन लिख लेते हैं 2x प्लस 3y और माइनस में 7 बराबर 0। इस पॉइंट की इस लाइन से दूरी बतानी है, ये पॉइंट को इस लाइन में पुट कर दो पहले तो 2 इंटू 4 प्लस में 3 इंटू वाई की जगह 3 रखा, -7, और अपॉन में क्या आएगा, अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब 4 प्लस 9 यानी 11, 8 और 9, 17 में से 7 गया, 10/√11 मेरा आंसर आ जाएगा। और मान लो मैं कोई एग्जैक्ट आंसर रखता, अच्छे वाले ऑप्शन रखता, तो फिर ये रूट वगैरह नहीं आते, वो बिना सोचे समझे बिना लिखा, तो ऐसा हो गया। अब यहाँ देखो भाई, आंसर पे तो आए, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 13 प्लस 2 15 का स्क्वायर 225 और प्लस में -3 -5 यानी 8 का स्क्वायर 64, ये बन गया 289, उसका रूट होता है 17, 17 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ भाई 38 नंबर पे, 12-13 क्वेश्चन बचे, लगभग सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी, काम की जो है वो, कोई दिक्कत नहीं है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर बताना है अपन को, दे रखा है, हाइट भी दे रखी है, मतलब रेडियस निकल के आ जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, अब देखो हर बार जब भी क्वेश्चन कर रहे होते हो ना, बहुत जल्दी से रिकॉल कर लिया करो, वो चीजें दिमाग में रहेंगी, एग्जाम में नहीं करना है अभी कि भाई CSA के लिए मैं पेरीमीटर ऑफ बेस लेता हूं, वो होता है 2πr, उसको हाइट से गुणा कर देते हैं तो CSA बन जाएगा। ये मेरे को दे रखा है 25344, तो ये चीजें अगर करने लगोगे ना तो प्रिज्म में और मतलब पूरी मैथ्स का एकदम ऐसे बेसिक दिमाग में घूमेगा, मजे आ जाए। तो देखो क्या आएगा, 2 इंटू में पाई को पाई रखता हूं मैं, आर की वैल्यू मुझे निकालनी है, H32 दे रखा है बराबर 25,344, काट लो इनको, काटेंगे तो ठीक है, 8 से काट रहा हूं मैं, 8 से 4 बार, 8 से 8 3 24, फिर 8 एकम 8, फिर 54 के लिए 8 6 48, फिर 64 के लिए 8 8 64, अब फिर 8 से काट रहे हैं, 8 चौके 32 तो ज्यादा हो जाएगा, 8 3 24, 76 के लिए 8 9 72 और 8 6 48, मतलब पाई इंटू आर की वैल्यू 396 आ गई। इसको ऐसा कैसा रख लो, या फिर आर निकाल लो 396 अपॉन पाई, क्यों, क्योंकि मेरे को देखो आगे ये पाई दिख रहा है, तो क्या पता क्या हो जाएगा, रखते हैं एक बार, अब आगे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुज कैपेसिटी इज इतना टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ गिवन सिलेंडर, मतलब कि एक अलग कोई सिलेंडर की वॉल्यूम बतानी है, तो वो क्या होगी, पाई आर स्क्वायर इंटू एच,
लेकिन क्या बोल रहे हैं, इसकी कैपेसिटी पाई बाय 792 टाइम्स है इस सिलेंडर की वॉल्यूम के। इस सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होगी, पाई आर का स्क्वायर, मतलब चलो भैया यहां लिखना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच अपन को निकालना है, पाई अपॉन 792 इंटू में पाई आर का स्क्वायर मतलब 396 अपॉन पाई, और इंटू में 396 अपॉन में पाई, और इंटू में हाइट आएगी। हाइट कितनी थी, 32 थी। सही तो जा रहे हैं क्या अपन, पाई से पाई काट दो, पाई से पाई काट दो, 396 का ये दुगना है, 2 से 396 को काट दो 19 बार और 198 बार, इसको इससे गुणा कर लो, तो ये देखो 32 अट्ठे 6 ऑप्शन, ये आ तो रहा है ना, सही आ गया, मतलब 6336 आ गया। इसको कोई करने की नीड नहीं थी, तो मतलब वॉल्यूम निकालनी थी, वो वॉल्यूम आ गई। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 39 पे आ जाओ। सिलेंडर के फॉर्मूले लिख देता हूँ चाहो तो एक बार, बाकी मैं तो मतलब प्रिज्म वाली तरीके से ही लिखूंगा, तो देख लेना। लगभग कोन के लिख लिए अपन ने, स्फेयर के लिख ही लिए, सिलेंडर का यहाँ आ गया, प्रिज्म के ऑलरेडी बता चुका हूँ, मेंसुरेशन वाले तो सारे फॉर्मूले हो गए हैं खत्म। देखो भाई, अगर अपन को सी एस से लिखना है तो पाई आर एल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे पाई आर एल कैसे, सॉरी 2 पाई आर एच आ जाएगा, कि भाई 2 पाई आर लिखा है, नीचे का हाइट से गुणा कर दिया। टी एस से लिखना है तो 2 पाई आर एच आएगा, और उसमें पाई आर स्क्वायर आप ऐड कर दोगे 2 टाइम्स। क्यों, क्योंकि देखो 2 सर्कल होते हैं ना ऊपर और नीचे, दोनों का एरिया ऐड कर दिया मैंने, 2 पाई आर कॉमन ले लो, एच प्लस आर बच जाएगा। आप इसी तरीके से याद करके रखते हो, मुझे पता है। वॉल्यूम अगर निकालेंगे तो बेस का एरिया लिखो पाई आर स्क्वायर, और उसमें हाइट से गुणा कर दो। इसमें 1/3 नहीं आता है, क्योंकि ये ऐसी आकृति नहीं है, ऐसी वाली में ही आएगा 1/3, बाकी तो कोई नीड नहीं है। आ जाओ 39 पे। एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, एसीबीडी डायगोनल्स हैं, एबीडी 30 है, ये 50 है, बीएडी बेड बताना है, बीएडी। ठीक है, बैड बॉय निकाल देंगे, बैड बॉय कैसे निकलेगा, देखो ये एक कोड है, मैंने क्या बोला, कोड हमेशा सर्कमफ्रेंस पे सेम एंगल टेंड करेगी। अगर ये 30 है तो इधर भी 30 ही बनाएगी, है ना। इस कोड से देखना ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब ये पूरा 80 बन गया, समझना मेरी बात, ये पूरा 80 बन गया, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल तो 180 होते हैं ना, तो अगर ये 80 है तो ये 100 बनेगा। यही मेरे को बताना था, 100 करेक्ट आंसर हो गया। इजी चीज है। 40 नंबर पे आओ। 2 टी शर्ट हैं, वो फ्री ऑफर करी जाती हैं एक टी शर्ट के परचेज पे, और इस एक टी शर्ट की प्राइस 800 रुपए है। समझना इस क्वेश्चन को, पैसे में कन्वर्ट करके कर लो, चाहे टी शर्ट्स की फॉर्म में कर लो, आंसर सेम आएगा। इफेक्टिव डिस्काउंट पूछ रहा है, तो भाई ऐसा समझो कि 800 800 यानी 1600 रुपए की 2 चीजें फ्री दी जा रही हैं 800 रुपए की चीज पे। कायदे से आपने 2400 रुपए की चीजें खरीदी हैं, 1600 और 800 की, और उन पे आपको 1600 की चीजें फ्री मिली है। अब ये कर लो, इसमें भी देखो रेशियो लोगे तो 2/3 आएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि 2 टी शर्ट फ्री मिल रही हैं एक खरीदने पे, तो मतलब आप टोटल 3 चीजें खरीद रहे हो, उन पे 2 फ्री मिल रही हैं। तो इस क्वेश्चन में कभी भी पैसे का कोई रोल होता ही नहीं है। आप चाहे पैसे में करोगे चाहे आप टी शर्ट्स में करोगे, मैंने वही लाइन स्टार्टिंग में बोली, सेम आंसर आएगा। 2/3 अब इंटू 100 लगाने की नीड नहीं है, 2/3 का परसेंटेज अपन को पता है 66.6666 होता है, ये आंसर हो जाएगा। 41 पे आते हैं, क्वाड्रेटिक आ गया, शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा। इसके लिए यहां बताता हूं सारी चीजें, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक के लिए देख लेना भाई ये चीजें, क्योंकि सीएचएसएल के अंदर है ना क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होता ही होता है, सीजीएल में इतना नहीं है इसका। देखना, इसको बहुत ध्यान से समझना भाई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस इक्वेशन के 2 रूट्स निकल के आते हैं, अपन को पता है, उनको अपन अल्फा और बीटा नाम दे देते हैं, 2 रूट आएंगे निकल के। अब इस अल्फा और बीटा का अगर मेरे को जोड़ सम निकालना है तो वो -b/a के बराबर होता है। अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो वो c/a के बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक इसका d डिस्क्रिमिनेंट निकलता है, वो d से बहुत कुछ डिपेक्ट कर सकते हैं अपन कि इस इक्वेशन के रूट है ना वो पॉजिटिव आएंगे, सेम आएंगे, अलग अलग आएंगे, या आएंगे ही नहीं, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। वो d पे डिपेंड करता है। कैसे कि अगर d ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आ रहा है ना, तो रूट्स आएंगे, रियल रूट्स आएंगे। इक्वल टू जाता है जब सेम आ जाते हैं, अगर d लेस देन 0 आता है तो रूट्स आते नहीं है, मतलब इमेजिनरी रूट्स आते हैं। और ये d की वैल्यू होती क्या है, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर, ठीक है। और एक इसमें श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला होता है x निकालने के लिए, वो होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a।
ये भी ध्यान रखना। बाकी इससे ज्यादा बेटर मेथड होता है स्प्लिटिंग वाला, कि मतलब उसको तोड़ लेना ज्यादा बेटर होता है। और काम का इसमें और तो कुछ नहीं है शायद। क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो अभी बताया प्रोडक्ट क्या होता है, c बाय a होता है। तो देखो k और अपॉन में 2 हो जाएगा प्रोडक्ट। इसकी वैल्यू मेरे को 5 दे रखी है, मतलब यहां से k निकालूंगा 10 आ जाएगा। अब बताओ कितना, मतलब कितना ज्यादा इजी क्वेश्चन है, लेकिन वो चीजें ध्यान में होनी चाहिए। और यही सेम चीजें अपन क्यूबिक के लिए भी लिख सकते हैं। कल मैंने डाउट वाले ग्रुप में भी एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें मैंने बताई थी क्यूबिक के लिए। ध्यान रखना वो सारी चीजें बहुत काम की है। ठीक है, आओ 42 नंबर पे। एक सर्कल है और एक रेक्टेंगल है, दोनों का सेम पेरीमीटर है। ठीक है, साइड्स ऑफ रेक्टेंगल दे रखी हैं। तो सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, ये बराबर हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जो कि हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी। चलो एक बार ऐसे ही लिख देता हूं। अब लिखता हूं 15 और 7 22, 22 दूनी 44 के बराबर। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, 44 से 44 कट गया, आर इज इक्वल टू 7 आ गया। एरिया ऑफ सर्कल पूछ रहा है, यानी पाई आर स्क्वायर पूछ रहा है। तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, यह आ जाएगा 154। जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 43 नंबर पे आते हैं। आर्टिकल 43 क्या बोलता है, आर्टिकल 43 बोलता है कुटीर उद्योग, है ना? सही बता रहा हूं क्या मैं? कमेंट करके बताना मेरे को कि ये कुटीर उद्योग सही है या नहीं है। ठीक है, यानी जो स्मॉल मीडियम शायद वो होता होगा, कुछ भी देख लेना आप। एक टी सेलर है, वो सर्टेन अमाउंट ऑफ टी मिक्स करता है जो 75 रुपए की है, विद 20 kg ऑफ टी कॉस्टिंग हिम ₹45। यानी 75 वाली चीज 45 वाली के साथ मिक्स कर रहा है और गेन करता है 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट 75 रुपीज। फिर से वही बात है, ये एसपी है, पहले सीपी निकालो। तो इंटू 100/120 आएगा। तो इसको काट लो 20 से 5 बार 6 बार, 3 से काटो 2 बार, और 3 से इसको काटोगे तो 25 बार, 125/2। पर मैं क्या करता हूँ, 125/2 नहीं रखूंगा, मैं पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये 150 बन जाएगा। इसको 2 से करेंगे ये 90 बन जाएगा, ये 125 रह जाएगा। एक से छोटा एक से बड़ा, इधर घटाओ 25 आएगा, इधर घटाओ 35 आएगा। इसका रेशियो ले लो, 5 से काट के 7/5 आ गया। अब पूछा क्या इसने, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ टी कॉस्टिंग ₹75। मतलब 75 वाली टी की पूछ रहा है, 20 केजी ये वाली थी। अगर ये 20 है, 4 गुना है, तो इधर भी 4 गुना कर दो ना, 28 हो जाएगी। 28 केजी, मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ 44 नंबर पे। 44 पे, एक सेकेंड, 44 पे होता है, 44 पे समान सिविल संहिता है ना। बताना मेरे को ये वाली चीजें, कुछ कुछ पूर्वजों वाली पुरानी चीजें याद करी भी याद आ रही है आज तक। कोई नहीं, ठीक है। अपन अभी तक कभी, मतलब हाँ 44 नंबर 43 नंबर पे कभी पहुंचे ही नहीं है, इसलिए ये चीजें पहले कभी नहीं निकल के आई हैं। पहली बार इतने नंबर पे आ रहे हैं, कोई नहीं, ठीक है। तो मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 90 ग्रेटर देन मेजर ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। तो मतलब क्या बोल रहा है ये, कि इंटीरियर एंगल जो है ना रेगुलर पॉलीगन का, वो 90 बड़ा है मेजर ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल से। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले काम आएंगे कि n-2 गुणा 180 इंटीरियर वाला 90 बड़ा है एक्सटीरियर एंगल से। तो ऐसा कर लो ना कि 360 इसमें से घटा दो और ये 90 के बराबर कर दो, कि दोनों का अंतर 90 हो गया। और मैंने साइड्स पूछ रहे हैं, n की वैल्यू निकालनी है। कोई काम, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो कैसे बनेगा, 180n माइनस 360 यानी -720 बराबर 90। ये जुड़ जाएगा उधर जाके, तो 810 बन जाएगा 180n के बराबर। इनको 9 से काट लो, ये 9 बार, ये 2 बार। गलत कर दिया क्या मैंने कुछ? अच्छा, कि इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल के साथ में तो n से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये 90n बनेगा, ऐसा बनेगा ये। तो ये इधर आके 90n बनेगा और ये 720 बनेगा। ये दोनों कट जाएंगे, n की वैल्यू 8 आ जाएगी। कि मतलब उसने पर्टिकुलर एंगल दिया था, देखो उसने सभी का नहीं दिया। इफ द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, यानी एक दे रखा उसने, एक देता है तो n से डिवाइड करते हैं। ऐसे ही देखो मेजर ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल, ऐसे सभी का सम नहीं दे रखा। सम देता तो मैं 360 और वो लिखता, n से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से सोल्व होगा, n 8 आ जाएगा। अब सही, आ जाओ 45 नंबर पे। प्राइस ऑफ 25 चेयर इज 80% मोर देन द प्राइस ऑफ 20 टेबल्स। 25 चेयर की प्राइस 80% ज्यादा है। 80% ज्यादा है मतलब फ्रैक्शन 4/5 यानी 9/5 है 20 टेबल्स की प्राइस के। इफ द प्राइस ऑफ 22 टेबल इज इतना,
तो अगर मैं एक टेबल का निकालूंगा तो 10,648/22 आ जाएगा, पर मेरे को तो 20 टेबल का चाहिए। तो देखो 9/5 इंटू 20 इंटू ये आ जाएगा 10648 और अपॉन में 22। ये मैं ऐसे एक चेयर की प्राइस निकाल लेता हूं, तो एक चेयर की निकालूंगा तो वो 25 इधर भाग में आ जाएगा। अब पूछा क्या है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 50 चेयर, 50 की निकालनी है, इसको 50 से गुणा कर दो। फालतू कैलकुलेशन करवा रहा है और कुछ भी नहीं है। देखो काटा पिट्टी करनी पड़ेगी। 25 से 50 दो बार, 2 से 22 11 बार, 5 से 20 4 बार, ये 6 और 1 7 और 8 15 माइनस 4 11 से ये कट जाएगा। तो 11 नेम 99, 74 के लिए 11 छिंग 66, 8 बार आ जाएगा। बस सब कट चुका है। अब गुणा कर लो इनको, और गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 968 को 4 से कर लेते हैं, या फिर 36 से ही कर लेंगे ना डायरेक्टली, 36 का भी तो आसानी बनेगा ना। 36 को 8 से करेंगे तो 288 आता है, मैं 8 लिखूंगा, 28 कैरी लगेगी। 36 को 6 से करेंगे 216 आएगा, उसमें 28 जोड़ेंगे 244 आ जाएगा। मैं 4 ही लिखूंगा, 24 कैरी लग जाएगी। 48 देखो किसी में है क्या, 2 में है, ये दोनों तो कट गए, आंसर इन्हीं में से आएगा। अब 24 कैरी लगी थी, 36 को 9 से करना है, 324 होता है, उसमें 24 जुड़ेगा, 348 बन जाएगा, 34848, मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आसान था एकदम क्वेश्चन। एक टेबल की निकाली, एक चेयर की निकाली, जितनी भी पूछी वो आंसर आ गया। फिर 5 क्वेश्चन और बचे हैं, देखना मजे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म करके काफी कॉन्फिडेंट फील करोगे। ये देखो ये आ गया वो क्वेश्चन कि ओरिजिन से इस लाइन की डिस्टेंस बतानी है। मैंने बोला था कहीं ना कहीं तो था उसका क्वेश्चन। तो फॉर्मूला क्या था एक बार लिख देता हूं फिर से, ax1 प्लस by1 और प्लस में c अपॉन में अंडर रूट ऑफ a² प्लस b²। तो देखो पहले, अब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं भाई, वो यहां रखोगे ये दोनों 0 बन जाएंगे, सिर्फ माइनस का 148 बचेगा बटे में अंडर रूट में क्या आएगा 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर। 12 का और 35 का ट्रिपलेट 37 के साथ में बनता है। और अब माइनस का जरूरी नहीं है क्योंकि वो मोड हमेशा पॉजिटिव बनाए देगा, तो 148 बटे 37 आ जाएगा। ये इसका 4 गुना है, यानी कि 4 आ जाएगा डिस्टेंस इस लाइन का ओरिजिन से। मस्त क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। और एक चीज और बता देता हूँ, जब भी ओरिजिन से पूछे ना तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सी बटे ये लिख लिया करो, क्योंकि वो 0 बन ही जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आओ 47 पे। ये क्या बोल रहा है, एक एक्वेरियम है, क्यूबॉइड के फॉर्म का है, एक्सटर्नल मेजर दे रखे हैं, बेस साइड फेसेस और बैक को कवर करना है। मतलब देखो एक्वेरियम है वो क्यूबॉइड की तरीके का है, इस तरीके का क्यूबॉइड मान लेना, क्यूब जैसा थोड़ा सा दिख रहा होगा। ये बोल रहा है कि बेस को करना है और साइड वाले फेसेस को करना है दोनों को, और बैक को करना है। ठीक है, इन चीजों को कवर करना है कलर पेपर से। तो एरिया ऑफ द पेपर नीडेड पूछ रहा है। अब देखो कैसे करेंगे भाई, आसान है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी है होती है इन क्वेश्चनों में, कोई बड़ी बात नहीं है बाकी ज्यादा। भाई 80 इंटू 30 करना है, 2400 आ जाएगा। अब दोनों साइड वाले को करने की बोल रहा है, तो 30 इंटू 40 1200 और 1200 का दुगना यानी फिर से 2400 आ जाएगा। और फिर क्या बोल रहा है, एक करना है अपन को बैक को, तो बैक के लिए 80 इंटू 40 मतलब 3200 आ जाएगा। अब ये बन गया 4800, 4800 और 200 बन जाएगा 5000 और 3000 बन जाएगा 8000 एरिया आ जाएगा टोटल अपना। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आओ आगे। अब मतलब आगे चलने से पहले 48 पे चलने से पहले क्यूबॉइड के बारे में एक दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो देख लो, काम आ जाएंगे। क्यूबॉइड में बाकी तो सब फालतू फॉर्मूला है, कोई काम के नहीं है ना। चलो एक बार लिख देता हूँ कि भाई वॉल्यूम निकालनी है तो LBH होती है, ये तो सब आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। एक फॉर्मूला सबसे जरूरी होता है जो लॉन्गेस्ट रोड वाला फॉर्मूला होता है, कि मतलब ये क्यूबॉइड दे रखा है, इसमें एक सबसे लंबी छड़ी रखनी है, या फिर एक इस कोने से इस कोने तक एक फ्लाई उड़ के आ रही है, ऐसा कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो ये जो लॉन्गेस्ट जो रोड है, इसकी लेंथ जो है वो, जैसे देखो एक बार क्यूब के लिए भी बनाते हैं, दोनों के साथ ही देख लेते हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी सारे फॉर्मूले आसान है, टोटल सरफेस एरिया निकालना, मान लो साइड का 4a² हो जाएगा, टोटल निकालेंगे 6a² हो जाएगा, वॉल्यूम a³ हो जाएगी। इधर भी सारे फॉर्मूले पता है। पर लॉन्गेस्ट रोड का देखो अब इसमें कैसे निकलेगा फॉर्मूला। इसमें तो होता है अंडर रूट में L² B² और H²। इसमें क्या होता है, तीनों चीजें सेम है, तो A² 3a² बनेगा, तो a तो बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 3 बच जाएगा। ये दोनों चीजें बस मेनली इन दोनों में ध्यान रखना, बाकी सब आसान है। ठीक है, तो ये तो इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। 48 देखो अब कर लेते हैं कि एक फ्लैग है वो माउंटेड है टॉप ऑफ अ बिल्डिंग पे, मतलब नीचे ये पहले बिल्डिंग है, फिर ऊपर इस पे फ्लैग है। टॉप ऑफ फ्लैग जो है वो बॉटम के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं 60 का और 30 का, तो ये ऐसे और ये ऐसे। भाई बड़े वाला 60 है, छोटे वाला 30 है, ये एक पॉइंट पे आ रहे हैं ना, वो देख लेना, ऐसे कर लेना इसको।
और टॉप ऑफ फ्लैग इज 300 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि ये यहाँ से ये पूरा 300 है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी ये निकालना है, कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करनी है। 10 30 निकाल लेते हैं, या फिर 10 60 निकाल लो पहले। 10 60 की वैल्यू मतलब बड़े वाले ट्रायंगल में मैं लगा रहा हूँ। मतलब जैसे देखो, जिसको डायरेक्ट समझ में नहीं आता है वो तो ऐसे कर लेगा, मतलब 300 अपॉन √3 लिख लेगा। डायरेक्ट समझ में नहीं आता है वो 10 60 बराबर 300 अपॉन x करेगा, ये x मान लेना। तो फिर यहाँ से x निकालेंगे, ये आ जाएगी 300 अपॉन √3, ठीक है। पर ऐसे नहीं रखना है, इसको √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये 100 √3 बन जाएगा बेसिकली, ठीक है भाई। अब ये देखो 100 √3 आ गया। अब छोटे वाले में लगा दो, तो 10 30 लगाओगे, यानी कि 1 अपॉन √3, मतलब ये कितना बनेगा, देखो ऐसा करना है, 10 30 इज इक्वल टू x अपॉन में 100 √3। फिर x तो सेम हो जाएगा ना, तो y कर लो, y अपॉन 100 √3। अब ये 1 अपॉन √3 होता है, ये कटेगा, y की वैल्यू 100 आ जाएगी। मतलब अगर ये 100 है, पूरी 300 थी, तो ये 200 आ जाएगी। पूछा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग तो 100 चलो पहले ही आ गई थी, करने की नीड ही नहीं थी। बाकी अगर फ्लैग के पूछेगा तो 200 हो जाएगी। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, देख लो। 20 मैन एक काम को 45 दिन में कर सकते हैं। टोटल वर्क निकाल लेना है ऐसे क्वेश्चन में हमेशा। तो 20 आदमी 45 दिन में, ये टोटल वर्क है। ये बोल रहे हैं परसेंटेज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय 60 मैन इन 6 डेज। तो 60 आदमी 6 दिन में इतना काम करेंगे। टोटल वर्क से ही परसेंटेज निकाला जाता है, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा। ये 5 बार कट गया, ये 9 बार कट गया, 3 से काट दो 3 बार, 2 बार, ये 20 बार, यानी 40% काम हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, एकदम इजी। ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक मशीन है, वो स्टैक करती है बॉक्सेस को। पहली मिनट में वो 15 बॉक्सेस को स्टैक करती है, यानी +15। लेकिन अगली मिनट में वो 5 को गिरा भी देती है, यानी कि पूरे 2 मिनट में ये मशीन 10 बॉक्सेस को स्टैक कर रही है, कायदे से देखा जाए तो, ठीक है। अब ये बोल रहा है मशीन है वो अल्टरनेट मिनट्स में स्टैक करती है, तो हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू स्टैक अ टोटल ऑफ 95 बॉक्सेस। ऐसे क्वेश्चन में एक ही चीज ध्यान रखनी है, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, कि 95 बॉक्सेस टोटल थे ना, उनमें से पहले इन 15 को एक बार घटा दो, तो आपके पास में अब टोटल सिर्फ और सिर्फ 80 बॉक्स बचेंगे। इनको स्टैक करवाओ आप, ये 15 को लास्ट में करवाएंगे अपन, क्योंकि इसमें कुछ होता है, क्या होता है कि जैसे लास्ट वाली बार में वो स्टैक करके गिराएगा नहीं, वही अपना आंसर आ जाएगा, तो ये लास्ट में ऐड करेंगे अपन। तो देखो 2 बॉक्सेस के 2 मिनट के अंदर 10 बॉक्स कर रहे हैं, 80 के लिए 8 से गुणा कर देंगे, इधर 8 से गुणा कर देंगे, 16 मिनट हो गए और 80 बॉक्स हो चुके हैं। अब अगली 1 मिनट में ये डायरेक्टली क्या करेगा, बस 15 बॉक्स स्टैक कर देगा, इस बार वो गिराएगा नहीं। तो टोटल 95 हो जाएंगे, 95 करवाने थे, टोटल मिनट मेरे को लग गए 17 मिनट, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये वही क्वेश्चन है, सेम जो क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग डरते हैं, वो मंकी वाला, कि वो 2 स्टेप चढ़ता है, 3 स्टेप चढ़ता है, एक नीचे आ जाता है। फिर तो उसमें क्या होता है कि आप लास्ट वाला बस एक बार वाला घटा के सोल्व कर लो, ये लास्ट में जोड़ दो, क्योंकि वो लास्ट में नीचे नहीं आएगा, ऊपर जाने के बाद। वही चीज यहाँ पे करनी होती है। पूरे 50 के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल मतलब मैंने चीजें रिवाइज करवाने की कोशिश करी है। कोई भी बाकी डाउट हो तो पूछ लेना टेलीग्राम वाले डाउट ग्रुप में आके। बाकी मिलते हैं अपन अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।